गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। चलिए आज हम लोग एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके सीखेंगे एक सिंपल ट्रिक कि कैसे हम लोग कैश फ्लो के अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैश फ्लो का जब आपको सवाल दिया रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, तो आपको 2 साल दिया रहेगा, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। बैलेंस शीट से आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि ईयर एंडेड के बाद हम कौन सा साल लिखेंगे। तो हमारा जो करंट ईयर होगा, हम सबसे पहले एक डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें आपको 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। ठीक है, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर एंड दिस इज आवर करंट ईयर। हम करंट ईयर लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा ईयर लिखेंगे, करंट ईयर, दैट इज 31 मार्च 2018। ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को 4 स्टेप्स में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट हमेशा क्या रहेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को 4 स्टेप्स में कंप्लीट करने का। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा ऑलवेज, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। स्टेप 1 जो होगा ये आपको ऑलवेज वर्किंग नोट्स के थ्रू बनाना है। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 के लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट्स जब बनाओगे तो यहां पे लिखना होगा आपको, नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्लियर है। हम पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होगा वो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये आप फिक्स कर लो कि हमारा स्टार्टिंग हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस से होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको नोट नंबर 1 बोला है। ठीक है, हम नोट नंबर 1 को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, नोट नंबर 1 में क्या दिया आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व का बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। हम स्टार्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। कैसे स्टार्टिंग करेंगे ये मैं लिख देता हूं। ये होगा हमारा क्लोजिंग सरप्लस और ये होगा हमारा ओपनिंग सरप्लस। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारा लिखने का तरीका रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सरप्लस, इसके ब्रैकेट में आप लिख देना क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ठीक है, क्लोजिंग सरप्लस आपको कितना दिया हुआ है, 1,20,000। ठीक है, और ओपनिंग दिया है 1,59,000।
तो हमारा क्लोजिंग कितना है, 1,20,000 माइनस 159। तो हमारा माइनस वाला साइन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में शो करेंगे इसको, ठीक है। 159 माइनस 1,20,000, ब्रैकेट में आपको दिखाना है 39,000, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसमें ऐड करना आपको जनरल रिजर्व, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप 1 चल रहा अपना, ठीक है। जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख ओपनिंग में है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5,20,000। तो हम जनरल रिजर्व में कैसे लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमको कितना दिया हुआ है 5,20,000 और ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 4 लाख। तो ये हो गया हमारा 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 माइनस 39, 81,000 आ रहा है। लेकिन यहाँ तक हमारा स्टेप 1 पूरा नहीं होता, हमें इसमें बहुत सारे कुछ करना पड़ता है। क्वेश्चन आपको यहीं तक दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें क्या क्या लेना पड़ता है मैं लिख देता हूँ, आपको पूरा स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है प्रोपोज डिविडेंड, जो कि आपके सवाल में नहीं दिया हुआ है, तो नील। फिर आपको ऐड करना है इसमें इंटरिम डिविडेंड, ये भी आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नील। फिर आपको ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपके क्वेश्चन में नहीं है, नील, ठीक है। इसके बाद कभी कभार क्या होता है, इन लोग डिवेंचर्स सिंकिंग फंड दे देते हैं, तो इसका भी आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करना है। जो दिया हुआ नहीं है तो हम नील ले लिए, प्लस डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबको प्लस माइनस करके लाना है। कितना आ रहा है 81,000। इसमें आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है, दोनों, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं, लाइक फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सब से आपको कुछ भी अगर बेनिफिट या लॉस हो रहा है उसको एडजस्ट करना है। फिर इसमें से आपको माइनस करना है रिफंड ऑफ टैक्स, कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसीलिए हमने नील ले लिया, 81,000, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट एक बार मन में रिवाइज कर लेना है फटाफट, इतना ही आएगा, 99% चांसेस है इतने ही डेटा दिए रहेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के हमारा आ गया 81,000। ये जो निकल के आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम पुट करेंगे फॉर्मेट में जाकर। हमारा जो फॉर्मेट का स्टेप 1 है हम उसमें पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, इनर कॉलम में 81,000, ठीक है। ओके, हमारा स्टेप यहां तक रहेगा, पहला स्टेप।
जब हम स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे, हमारा स्टेप 2, इसमें हम ऐड करेंगे, हम ऐड क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जब आप स्टेप 2 करोगे तो आपको पहले क्या करना है, जितने भी आपके वर्किंग नोट्स है आपको कंप्लीट करना है। वर्किंग नोट्स कहाँ से मिलेगा, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलेगा। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसके किसके बारे में आपको दिया हुआ है, मशीन्स के बारे में दिया हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया हुआ है, डिवेंचर्स और शेयर इशू एक्सपेंसेस के बारे में। तो हम क्या करते हैं, पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट किस तरह का नेचर ऑफ अकाउंट है, रियल अकाउंट या फिर ये एसेट है। आपको पता है एसेट्स का बढ़ना डेबिट और एसेट का घटना क्रेडिट। हम सबसे पहले एसेट्स को कहाँ लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस में, टू बैलेंस BD। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस आपको एसेट्स का दिया हुआ है कितना, तो ये देखो आपको देखो क्वेश्चन में आपको मशीनरी के बारे में बोला है और आपको पता होना चाहिए कि मशीनरी जो होती है वो एक तरह का टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 5,10,000, क्लोजिंग है 750। 5,10,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है बाय बैलेंस CD कितना, 7,50,000। ठीक है, ओके, यहां तक तो आप पुट कर लिए। फिर आप क्या करो, इसको बंद कर दो ऐसे। बंद करने के बाद अब इसके इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं हम, क्या क्या इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, घटती है, तो घटेगी तो हम क्या लिख देंगे इधर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 30,000। ठीक है, और जैसे ये डेप्रिसिएशन आया, मैं आपको स्टेप 2 का मैं तरीका बताता हूं। आप एक साइड में स्टेप 2 लिख लो ऐसे। सबसे पहले क्या आया आपको, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, मशीनरी के ऊपर, कितना 30,000 लिख लिया आपने। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, हमारा ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, हम इसे टिक मार देंगे। ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं दिया मशीन्स के बारे में, कहीं कुछ बोला आपको, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, डिवेंचर्स के बारे में बोला है, शेयर इशू एक्सपेंस के बारे में बोला है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। तो इधर आप जोड़ोगे तो सबसे ज़्यादा इधर आ रहा है, तो हम टोटल करके देखते हैं 7,80,000, 7,80,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा आपका टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे परचेज। ठीक है, परचेज हमारा क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर कितना, तो 7,80,000 माइनस 5,10,000, ये हमारा निकल के आया है 2,70,000। ठीक है, ओके,
क्लियर है? तो हमारा पहला लेजर कंप्लीट। ओके, दूसरा आपको क्या बोला है? दूसरा आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है। क्या कह रहा है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹30,000 वे सोल्ड फॉर ₹40,000। तो हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको इधर दिया हुआ है, 30,000 से 1 लाख हो गया, ठीक है। और आपको नोट नंबर 3 बोला है, तो नोट नंबर 3 में हम यहाँ पे आएंगे, ये रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया आपको 10% पर एनम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इन्वेस्टमेंट का अगर आप देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस 30,000 दिखाई दे रहा है और 1 लाख आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे आपको लगेगा परचेज हुआ है, हाँ परचेज हुआ होगा, हम बाद में देखेंगे, परंतु कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो इसका मतलब बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक लेजर अकाउंट खोल लेंगे इसका भी, ठीक है। एक लेजर अकाउंट खोल लेते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हम इसका बैलेंस पुट करेंगे। ये भी एक एसेट है, तो बढ़ेगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो हम सबसे पहले इसका बैलेंस पुट कर देते हैं, टू बैलेंस BD, ठीक है। कितना दिया हुआ आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का? ओपनिंग बैलेंस 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दिया है बाय बैलेंस CD, कितना? 1 लाख, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या कहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट है जिसकी कॉस्ट आपको दी हुई है कितने की? ₹30,000, उसको सोल्ड कर दिया है कितने पे? ₹40,000 पे। तो हमारा क्या हो गया? 10,000 का गेन हो गया, ठीक है। ये जो गेन हुआ है इसको हम यहां लिखेंगे, किस नाम से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गेन कितना? 10,000, ठीक है। और आपने जो बेचा है इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। जो सेल प्रोसीड्स होता है हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में सेल के नाम से, बाई बैंक अकाउंट सोल्ड। कितना है इसका वैल्यू? 40,000 में इसको बेचा गया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? टोटल इधर कितना आ रहा है? 1,40,000, इधर आ रहा है आपका 1,40,000, ठीक है। तो अभी भी हमारा बैलेंस इधर गिर रहा है, तो इस बैलेंस को हम क्या नाम से बुलाएंगे? टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। कितना आ जाएगा? 140 माइनस 40,000, दैट इज 1,00,000, ठीक है। 1 लाख, ठीक है। 100,000 बोल दो या 1 लाख बोल दो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? अगर आप लेजर अकाउंट नहीं बनाते ना तो भी हो जाता, क्योंकि 30,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी कॉस्ट वो तो चली गई। अब बचा क्या? 1 लाख। 1 लाख को आपने 1 लाख जो बचा वो आपने परचेज किया होगा डेफिनेटली, बोलो हाँ या ना। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों एक तरफ आ गया, 40,000 कैंसिल, जो बचा 1 लाख, डेफिनेटली 1 लाख परचेज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर में। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से मैं बताता हूं किस तरह कौन सा जाएगा। ये आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। ये आपका जाएगा स्टेप 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये भी आपका जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में।
तो हमारे को स्टेप 2 में एक और मिल गया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या हमने साइड में लिखा था वहाँ हम लिख देंगे गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कितना, 10,000 रुपीज़। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक बार स्टेप 2 का सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है, डिवेंचर्स का डेट बताया है, कोई बात नहीं, ये फाइनेंसिंग में काम आएगा, हम बाद में देखेंगे। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹10,000 एंड दिस वेयर रिटेन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वाओ, तो ये हो गया, इसके हम बाद में करेंगे। अब ये हमारा स्टेप 2 में आ जाएगा, किस नाम से, शेयर इशू एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, कितना, 10,000 रुपीज़। आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है स्टेप 2 में, इसको माइनस करना है और इसको भी ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा वर्किंग नोट सारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप 2 को आप बैलेंस शीट से कैसे कंप्लीट करोगे, सबसे बड़ी बात है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस शीट से आपको क्या क्या आएगा स्टेप 2 में। देखो, एक तो आपको आएगा NCL से, लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो आएगा आपका स्टेप 2 में। तो आपको जो 8% डिवेंचर है उसका इंटरेस्ट निकालना होगा पहले। ठीक है, तो आइए हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो एक तो आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर्स। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। देखो, आपको ये मेरा साल है जो चालू होता है 1 अप्रैल 2017 से और एंड होता है 31 मार्च 2018 को। जब साल की शुरुआत थी तो हमारे पास डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। ठीक है, ये दिखा दो, डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और ईयर एंड में हो गया 1,50,000 और यहाँ पे हमारा हो गया बैलेंस 150। ठीक है, अब आपको कहा है डिवेंचर इशू हुआ है 1 अक्टूबर को, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 अक्टूबर 2017 को डिवेंचर इशू हुआ, तो 50,000 का इशू हुआ होगा, क्योंकि 1 लाख शुरू में था, एंड में 1,50,000 हो गया। तो 1 लाख से 1,50,000 हो गया, तो डेफिनेटली 50,000 का इशू हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में 50,000 का डिवेंचर का हमने इशू किया होगा, और इशू कब किया है तो आपको बता दिया है 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब ये जो 1 लाख है यहाँ से लेकर, ये जो 1 लाख है यहाँ से लेकर 31 मार्च, कितने महीने के लिए हो गया, 12 महीने। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑन 1 लाख इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, और जो 50,000 है वो कितने के लिए है, तो 50,000 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, ये कितने के लिए हो गया, 6 मंथ्स। तो इसका मतलब ऑन 50,000 इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। किस रेट से है, आपका रेट आपको दिया हुआ है कितना, तो आप क्वेश्चन में देख लो 8%। तो हम निकाल ले 1 लाख इंटू 8% इंटू 12/12, 50,000 इंटू 8%, 6/12, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट। ये आ गया हमारा पहला वाला 8,000।
और दूसरा आ जाएगा आपका 4000 का आधा 2000, टोटल हमारी इंटरेस्ट निकल के आ गई 10,000। तो इसका मतलब हमारा जो स्टेप 2 था उसमें क्या आ गया, एक और चीज़ आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कितना 10,000। वाह, 10,000 की तो लड़ी लग गई। ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्टेप 2 में प्लस। तो इसका मतलब हमारे को स्टेप 2 करने के लिए, जब हम स्टेप 2 करेंगे तो हमारे को कहाँ से मिलेगा, लायबिलिटी साइड में हमको मिलेगा एनसीएल, एनसीएल में भी क्या, इंटरेस्ट, और दूसरा आपको करेंट लायबिलिटी अगर दी हुई है तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर दिया हुआ है तो हो सकता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग सकता है। लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो वो भी आपको पे करना पड़ जाएगा, जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या लोन रिपेबल ऑन डिमांड के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेप 2 जो है उसमें हमारे को बैलेंस शीट से जो लायबिलिटी साइड है उसमें से कहाँ से मिलेगा, तो एक तो आपको मिलेगा एनसीएल से इंटरेस्ट और दूसरा आपको मिलेगा करेंट लायबिलिटी में अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है तो। ठीक है, अब एसेट्स में क्या आएगा, एसेट्स में से आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल में बता दूं मैं क्या क्या आता है। टेंजिबल्स के मैं लिख देता हूं, टेंजिबल के केस में आएगा आपको डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। इनटेंजिबल में आएगा एमोर्टाइजेशंस। ठीक है, ओके, क्लियर है। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से क्या क्या आएगा, तो इसका आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और इनसे होने वाले कोई भी इनकम जैसे डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, ये सब आएंगे स्टेप 2 में। ये सारी बातें किसके लिए है, स्टेप 2 के लिए बता रहा हूं मैं। तो इसमें से हमने क्या किया, एसेट्स में से हमने लिख लिया, डेप्रिसिएशन लिख लिया था और कुछ था नहीं। इनटेंजिबल एसेट्स देखो 20,000 से 15 हो गया। तो जब इनटेंजिबल एसेट्स कम होता है तो आप उसे क्या बोलोगे, रिटर्न ऑफ, और बढ़ेगा तो परचेज। ठीक है, फिर से सुन लो, जब इनटेंजिबल एसेट्स कम होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि सेल नहीं हुआ है, क्या हुआ है, रिटर्न ऑफ। तो लिख दे हम एक और चीज, इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ 5,000 रुपीज। ठीक है, 5,000 ये ब्रैकेट है बेटे। ठीक है, 5,000 ये भी हमको क्या करना है, प्लस। ठीक है, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से क्या आपको कोई इनकम बताया है, हाँ नीचे एक बताया है नोट नंबर में, देखो नोट नंबर 3 में बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम। ओहो, वेरी गुड, 10% का आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे इनकम है, परंतु नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000 था ओपनिंग में, ईयर एंड में हो गया 1 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि 1 लाख जो 70,000 जो है इंक्रीज किया है वो कब किया। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इनकम जो निकालेंगे हम 70,000 जो इंक्रीज किया है वो कब किया है, तो ये कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। तो आपको मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ क्या है, फिर से सुन लो। ये मेरा साल है, ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को मेरा इन्वेस्टमेंट था NCI 30,000 और 31 मार्च 2018 को हमारा हो गया 1 लाख। तो 70,000 जो इंक्रीज किया है वो कब किया है। अगर आप बिगिनिंग में मानते हो तो आपका कंप्यूटेशन कुछ और हो जाएगा इनकम निकालने का, और आपको ईयर एंड में मानते हो तो कुछ और हो जाएगा। हमारा बेस्ट एजम्पशन रहेगा ईयर एंड। तो इसका मतलब हमने कहाँ परचेज किया है, 70,000 कब परचेज किया है, ईयर एंड में। तो हमारा जो पैसा है पूरे साल कितना रोल किया है, सिर्फ 30,000। तो हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, सिर्फ 30,000 पे, 10% के हिसाब से
12/12 3000, ठीक है। और अगर आप ये मानते हो कि बिगनिंग में है तो आपको किस पे निकालना होगा, पूरे 1 लाख पे, क्योंकि आप ये मान रहे हो कि 30,000 शुरू में था और अभी हमने क्या किया 70 और परचेज कर लिया था, तो पूरे साल आपका कितना रहा 1 लाख, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 30,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन NCI कितना 3000। ये इनकम है तो बोल के माइनस करना है, तो जो एक्सपेंस होता है उसको ऐड करो, जो एक्सपेंस है उनको ऐड करना है, और जो इनकम हो रही है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो एसेट साइड में यहीं से आएगा स्टेप 2। और कभी कभी अदर करेंट एसेट्स में अगर आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दे दिया, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, है ना, जैसे शेयर इशू एक्सपेंस आपको नीचे बता दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी यहाँ दिया रहता है तो वो भी आपको निकालना पड़ता है। तो इसका मतलब स्टेप 2 जो है एसेट साइड में कहाँ से आएगा, टेंजिबल, इनटेंजिबल, NCI, और करेंट एसेट्स में कहाँ से, अदर करेंट एसेट्स में अगर मिसलेनियस दिया है तो, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या बोल दिया है, अदर करेंट एसेट्स में क्या है, प्रीपेड और एक्रूड इनकम। ये हमारा स्टेप 3 में जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए। तो हमारा स्टेप 2 का सारा काम कंप्लीट। अब हम फट से यू बनाएंगे इसको देखकर स्टेप 2, ठीक ना। तो हमारा एक्सपेंस जो प्लस है हम उसको लिखते चले, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, तो हम लिख लें यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग आ जाए, सबसे पहले एक्सपेंसेस में ऐड करें, क्या क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फिर है आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, ठीक है। और क्या था हमारा, देख ले, डेप्रिसिएशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और एक था इंटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितने का था, आइए देख ले, डेप्रिसिएशन था 30,000 का, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन था हमारा 30,000, ऐड करो, शेयर इशू एक्सपेंसेस था 10,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था हमारा 10,000, और इनटेंजिबल एसेट्स शायद 5,000 था ना, 5,000 था, 15 से, हाँ 5,000, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो हमने क्या किया, जितने खर्चे हमने माइनस कर रखे थे उसको ऐड कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। हमारे इनकम क्या क्या था, एक तो आपने जब बेचा था इन्वेस्टमेंट को तो गेन हुआ था, गेन ऑन सेल ऑफ NCI। आप शॉर्ट में मत लिखना एग्जाम में, आप पूरा लिखना नॉन कर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 10,000। और कुछ, हाँ, इंटरेस्ट ऑन NCI 3,000, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2 पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा कंप्यूट करते हैं, 81 + 30 + 10 + 10 + 5 -10 -3, तो ये हमारा निकल के आ गया 1,23,000, ठीक है, 1,23,000। इसको हम लोग क्या नाम बुलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंजेस। ठीक है, ये हमारा आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस निकालेंगे। जब हम वर्किंग कैपिटल का चेंजेस निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा स्टेप 3। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, स्टेप 3 कंप्यूट करना है। स्टेप 3 हमारे यहाँ से चालू होगा। स्टेप 3 जब हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हम लेते हैं करेंट एसेट्स की तरफ। करेंट एसेट्स में हमको क्या नहीं लेना है, तो आपको एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना, और अगर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको भी नहीं लेना। तो दो चीज को नहीं लेना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये चीज हम नहीं लेंगे जब हम स्टेप 3 काम करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 का जब हम कंप्यूटेशन करेंगे इस दो चीज को नहीं लेना। ये हमारा स्टार है। क्यों स्टार है हम बताएंगे आपको लास्ट में। ठीक है, अब इन्वेंट्री क्या हो गया, देखो करेंट एसेट्स मैं यहां बताता हूं। अगर करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो आपको क्या करना है माइनस, और करेंट एसेट्स कम होगा तो आपको क्या करना है प्लस। तो हमारा करेंट एसेट्स देखो 420 से 630 हो गया, बढ़ गया तो हमको क्या करना है माइनस। ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो अच्छी बात है प्लस। फिर आपको क्या है, अदर करेंट एसेट्स में नीचे चलो क्योंकि आपको नोट नंबर दिया हुआ है। प्रीपेड बढ़ गया तो माइनस, और ये कम हो गया तो प्लस। अब आपको फटाक से करना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है माइनस, डिफरेंस निकालना है प्लस, डिफरेंस निकालना है प्लस, सॉरी डिफरेंस निकालना है, सॉरी माइनस, और डिफरेंस निकालना है प्लस। ठीक है, तो चलो निकालते हैं डिफरेंस। 420 माइनस 630, 4,20,000 माइनस 6,30,000, 2,10,000। तो लिख लो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, माइनस 210। फिर इधर देखो आप, ट्रेड रिसीवेबल 4,94,000 से 3,20,000 हो गया, 494 माइनस 320। ठीक है, डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना 1,74,000 प्लस हो गया। इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा ताकि आपको पूरा कवर हो जाए। हाँ ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं लेना, ये स्टार है। स्टार क्यों है बताएंगे। नीचे आ जाओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया और एक्रूड इनकम 2000 डिक्रीज हो गया। तो ठीक है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, -4000 और डिक्रीज इन एक्रूड इनकम कितना 2000 प्लस। ठीक है, ओके, तो यहां हमारा कंप्लीट। अब हमको बस क्या करना है, करेंट लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी आपका अगर इंक्रीज करता है तो प्लस और डिक्रीज करता है तो माइनस। तो हमारा इस केस में क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, तो हम क्या कर लेंगे प्लस कर देंगे 20,000। ठीक है, तो प्लस कर दे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 20,000 प्लस। अब हमको क्या करना है, ऐसे लाइन लेना, लाइन गेज के आप इसको कंप्यूट करो 1,23 से लेकर 1,23,000 माइनस 210 प्लस 1,74 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 20 1,05,000 1,05,000 1,05,000। और इसमें से आपको क्या करना है,
माइनस करना है लेस टैक्स पेड, जो कि कितना है, नील। तो ये हमारा कितना आ गया, 1,05,000। ठीक है, और ये हम लिख दिए 1,05,000। ओके, हमारा ये क्या निकल के आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। ऐसे ही तो आपको छोटे में सिखाया जाता था, ए फॉर एप्पल, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, हमारा दूसरा, पहला पड़ाव पार हो गया, हमने पहला पड़ाव पार कर गया। कौन बनेगा करोड़पति का पहला पड़ाव, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा पहला पड़ाव था। उसमें 4 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और ये है आपका स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4। अब हम चलेंगे अगले पड़ाव की तरफ। जो अगला पड़ाव है उसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करोगे तो मैं आपको बता दूं, आपको और कहीं नजर नहीं दौड़ाना, आपको सिर्फ और सिर्फ नजर दौड़ाना है फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। पहले आपको क्या करना है, इनका परचेज सेल कर लो कंप्लीट। जैसे टेंजिबल एसेट्स जो है उसमें क्या है, मशीन है, तो पहले मशीन का परचेज सेल कर लो। तो आपको देख लो, मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया था, उसमें परचेज कितना था, 2,70,000। सेल नहीं था तो मत लिखो, तो लिख देते हम परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, 2,70,000 माइनस में। ठीक है, इसका कोई सेल नहीं था। चलो, इनटेंजिबल एसेट्स जो है रिटर्न ऑफ हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का परचेज हुआ था और सेल भी हुआ था। ठीक है ना, ये देखो, ये वर्किंग नोट्स रहा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का परचेज भी हुआ था और सेल भी हुआ था। तो हमने परचेज लिखना है 1,00,000, सेल लिखना है 40,000। तो जो परचेज होता है उसको हम लिखते हैं माइनस में, ब्रैकेट में, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। परचेज हो गया था हमारा 1,00,000 माइनस में, और सेल जो होता है वो होगा प्लस। तो हमने क्या किया, पहले इसका खरीदना बेचना, जितने भी नॉन करेंट एसेट्स हैं उनका आप क्या करो, परचेज सेल लिख डालो, और इन्वेस्टमेंट, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट का आपको क्या लेना है, इनकम। तो इससे कौन सी इनकम आई थी, तो इनकम आई थी हमारा इंटरेस्ट ऑन NCI। कितना था, 3,000 था प्लस, बस। ओके, क्लियर है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉन करेंट एसेट्स का परचेज सेल करना है, और आगे जितने भी हमारे नॉन करेंट एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, इन तीनों का आपको परचेज सेल करना है। परचेज सेल करने के बाद लास्ट में इन्वेस्टमेंट से होने वाली कोई भी इनकम को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, हम निकाल लेते हैं, -270 माइनस 1,00,000 प्लस 43,000। ओहो, अच्छा खासा निगेटिव में आ गया। 327,000 327,000। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, डन। अब हमारा आखिरी पड़ाव और फिर ये चैप्टर फिनिश, खत्म बेटे खत्म। आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। आपको तो बस इसकी आखिरी सांसें गिननी है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। ओके, अब आपको मैं बताता हूं, जब आप फाइनेंसिंग करोगे तो पहले जब आप फाइनेंसिंग करोगे तो एसेट साइज को भूल जाओ, एसेट साइज को भूल जाओ और आपको सिर्फ और सिर्फ केवल किस पे ध्यान देना है? शेयर कैपिटल पे, एनसीएल पे, और यहां पे मैंने बोला था ना, कोई अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ये सब हमको लेना है। ये तीन चीज के अलावा कुछ नहीं लेना। शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दैट इज एनसीएल, और सीएल में आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। तो हमारे को शेयर कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख से 10 लाख हो गया, तो 2 लाख बढ़ गया, है ना, है ना। 2 लाख आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, देखो बेटे, मैं एक चीज बताता हूं आपको, क्या याद रखना आपको जब शेयर कैपिटल रहेगा तो यहां पे आपको क्या क्या लेना है। देखो, इशू, चाहे इशू पार पे भी हो सकता है या प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो पार पे हुआ तो पार पे ले लेना, प्रीमियम पे हुआ प्रीमियम पे ले लेना। इसमें से आपको क्या करना है, प्रीमियम जो होगा वो आपको यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में दिया रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस बढ़ रहा है तो समझ जाना 2 लाख तो ये हो गया, और प्रीमियम जो इंक्रीज किया वो, ठीक है। तो आपको प्रीमियम, और इसमें से आपको माइनस करना है शेयर इशू एक्सपेंसेस और माइनस करना है अंडरराइटिंग कमीशन। याद रहेगा, पार पे है तो पार पे है तो ये माइनस दिस, और प्रीमियम पे होगा तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, उसमें प्रीमियम का बैलेंस जोड़ देना, उसमें से माइनस कर देना शेयर इशू एक्सपेंसेस माइनस अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। तो हमारे को ना तो प्रीमियम पे दिया हुआ है ना अंडरराइटिंग कमीशन है, हाँ शेयर इशू एक्सपेंस जरूर है। तो 2 लाख का इंक्रीज हुआ है तो 2 लाख माइनस शेयर इशू एक्सपेंस 10,000 दैट इज 1,90,000, ठीक है। चाहे आप इकट्ठे दिखा दो या अलग अलग भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो लिख दो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना 2 लाख, और यहां पे आप लिख दो शेयर इशू एक्सपेंसेस। चाहो तो आप अलग से भी दिखा सकते हो, माइनस करके भी दिखा सकते हो, ठीक है, अलग से दिखा दो, या फिर 2 लाख माइनस 10,000 190, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, एनसीएल। एनसीएल कितना दिया हुआ आपको, एनसीएल आपको दिया हुआ है 1 लाख से 150 हो गया, तो एनसीएल में आपको दिया हुआ था 8% डिवेंचर्स। तो लिख लो इशू ऑफ 8% डिवेंचर्स 50,000, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करना था, परचेज सेल लेना था सबका और इनसे होने वाली कमाई, उसी तरह फाइनेंसिंग में क्या लेना है, शेयर कैपिटल का इशू और बायबैक या रिडम्पशन,
डिवेंचर्स का या लोन का लेना देना, और लास्ट में आपको क्या करना है, इनके ऊपर जो रिटर्न देते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर हम क्या देते हैं, डिविडेंड, चाहे प्रोपोज डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो। बोरिंग्स पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। अगर कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होता तो उसके ऊपर भी क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो आपके क्वेश्चन में शेयर कैपिटल के ऊपर कोई डिविडेंड नहीं है, ना तो इंटरिम डिविडेंड है ना प्रोपोज डिविडेंड है। हाँ, बोरिंग जो है दैट इज डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट जरूर आपको देना है, ठीक है। तो कितने का इंटरेस्ट था, 10,000 का। तो लिख दे हम, यहाँ हमारा जगह कंप्लीट हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में हमने थोड़ा सा स्पेस लिया था, करीब करीब अंदाज से इतना ही होता है। A4 साइज का अगर आपका कॉपी है तो एक पन्ना वो ले लो और थोड़ा सा और 20% और ले लो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर्स, कितना, 10,000, ठीक है। पे करना है ये, है ना, इसीलिए माइनस में। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हमको टोटल करना है। कितना कितना, 2 लाख माइनस 10, 190, 190 प्लस 50,000, तो कितना आ गया, 2,40,000, और 2,40,000 माइनस 10,000 तो कितना निकल के आ गया, 2,30,000। क्या आ गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा निकल के आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपको क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज के अमाउंट को जोड़ना है। तो पहला एक्टिविटीज का कितना था, 1,05,000। तो देख लो कैलकुलेटर में मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। 1,05,000 ऑपरेटिंग से आया था, माइनस 3,27,000, माइनस 327, अभी भी माइनस में जा रहा है। और आपको ये दोनों को ऐड करना था और फाइनेंसिंग को भी ऐड करना था, 2,30,000। तो ये हमारा निकल के आ गया 8,000 प्लस, ठीक है। इस 8,000 को अगर ये प्लस में है तो आप इसको बोलोगे नेट इंक्रीज। क्या बोलोगे, नेट इंक्रीज। अगर प्लस में है तो इंक्रीज, और माइनस में है दैट इज ब्रैकेट में होगा तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है कैश एंड कैश equivalents at the beginning of the period, ठीक है। आ जाओ, जिसका हमने स्टार्ट दिया था ये रहा। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20,000। तो अगर यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी होता अगर नीचे में, तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मान लो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मान लो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता 5,000, तो हम दोनों को जोड़ते 20 और 5 25, तो यहाँ कितना लिखते हैं 25। लेकिन हमारे को सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 20,000, तो हम क्या लिखेंगे, सीधे 20,000 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 28,000। अब आपको ये पता लगाना है कि हमारा सवाल सही है या गलत। ये मिलना चाहिए आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज के वैल्यू से। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आपने जोड़ा है यहाँ पे ओपनिंग में, तो आपका क्लोजिंग में भी कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जोड़ने के बाद उतना आना चाहिए। तो इस केस में हमारे को सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, तो हमने 20,000 लिख दिया, और हमारा बैलेंस कितना आना चाहिए क्लोजिंग, 28 आ गया। तो इसका मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो का कंप्लीट सम्स। ओके, होप सो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लीव करें, मैं आपको डेफिनेटली उस आपके जो डाउट्स होंगे डेफिनेटली मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और डेफिनेटली अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं आपको डेफिनेटली फीडबैक करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।